तो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ खत्म किया था, उसके ड्रॉबैक्स देखे थे, लिमिटेशंस, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर पा रहा है ना। और फिर हमने बात की थी सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ मतलब स्टार्ट नहीं किए थे बट उसकी फाउंडेशन रखे थे, दैट वाज स्पॉन्टेनिटी, है ना। क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ को भी पढ़ने से पहले 2-3 टर्म पढ़े थे, उसके बाद ही अपन फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए एलिजिबल हुए थे। वैसे ही सेकेंड लॉ सीधा नहीं पढ़ सकते, पहले उसका बेस जानना जरूरी है कि वो काम किस पे कर रहा है, ठीक है। और उसका काम जो है वो किस पे होता है, इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, जो फर्स्ट लॉ नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट लॉ ये जरूर बता रहा था कि एक प्रोसेस में हीट का कैसे एक्सचेंज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब बता पा रहा था। बट इट वाज अनेबल टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वेदर वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले ये तो बताओ, है ना। तो ये वो नहीं बता पा रहे थे, तो उसको डील करने के लिए अपन पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमने बात की थी कि ऐसे प्रोसेसेस जो खुद से हो जाए, अपने आप हो जाए इटसेल्फ, या फिर कुछ इनिशिएशन होने के बाद वो हो जाए अपने आप, है ना। उस टाइप के प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दिया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जांपल्स हमने लिखे थे, जैसे कॉमन एग्जांपल्स जो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, वो अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट। नहीं भी करेंगे तो हमने वो चाय के कप का एग्जाम्पल देखा था ना, कि आप चाय के कप को अगर बाहर रख दोगे तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, तो वही चीज तो हो रही है। फ्रॉम हॉट बॉडी, वो हॉट कप से जो हीट है वो बाहर एयर में ट्रांसफर हो रही है, अल्टीमेटली द कप विल बिकम कोल्ड, चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये वही तो हुआ, हीट ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, राइट। और दूसरा हमने देखा था कि वाटर फॉलिंग डाउन अ हिल, है ना, या ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, तो ये भी स्वाभाविक सी चीज होती है जो अपने आप होगा, जो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और कुछ प्रोसेस में हमने देखा था कि इनिशिएशन करना पड़ेगा, कि जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट जलाना तो पड़ेगा ना एक बार। आप एक बार जला के छोड़ दो फिर वो जलेगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जलती रहेगी। हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे तो भले बंद हो जाएगी, तो वो तो आपने प्रोसेस स्टॉप किया है, अदरवाइज तो वो चलता, ठीक है। तो और दूसरी तरफ अपन ने नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में क्या बात की थी, कि ऐसे प्रोसेसेस जो ना ही अपने से होंगे ना ही कुछ इनिशिएशन देने के बाद होंगे, उनको हमने कहा था नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इनके सब उल्टे प्रोसेसेस, वाटर मूविंग अप अ हिल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, ये सारे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रोसेसेस नहीं होने वाले, ठीक है। ये दोनों समझने के बाद हमने बात की थी कि ऐसा क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो वो हो रहे हैं, और ऐसा क्या नहीं हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कि ये नहीं हो पा रहे हैं। हमने बात की थी ड्राइविंग फोर्सेस की, है ना। दो ड्राइविंग फोर्स देखे थे, याद आ रहा है किसी को? ड्राइविंग फोर्स वर्ड याद आ रहा है? ड्राइविंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो उस चीज को चला रहा है। ड्राइव करना तो समझते हो ना, चलाना, गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग। तो ऐसा फोर्स जो उस चीज को चलाने में हेल्प कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चलाने के लिए दो ड्राइविंग फोर्सेस थे, या दो टेंडेंसी समझ लीजिए हमारे प्रोसेस की। पहली टेंडेंसी थी कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन चाहता है टू अटेन मिनिमम एनर्जी। तो पहला टेंडेंसी था एक्वायरिंग मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। और दूसरी टेंडेंसी या दूसरा ड्राइविंग फोर्स था टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस के बारे में हमने बात की थी। सब्सटेंस गेटिंग रैंडम का मतलब ये है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो मोर रैंडम होता जा रहा है। जब तक वो सॉलिड था उसके पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड थे, टाइटली पैक्ड थे। पर जब उसको हमने मेल्ट कराया, उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सॉलिड से बन गया लिक्विड, तो अब वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, अनमैनर्ड हो गया। क्योंकि हमें पता है लिक्विड्स कैन फ्लो, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। अगर अपन ने इसको और इवेपोरेट करने की कोशिश की तो ये गैस मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जो कि और ज्यादा रैंडम हो जाएंगे इन देयर मोशन, कहीं भी जा रहे हैं इधर उधर। तो रैंडमनेस बढ़ती है इस प्रोसेस के दौरान, तभी मेल्टिंग भी होता है और इवेपोरेशन भी होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो दोनों में से कोई एक चीज है जो हमारे प्रोसेस को ड्राइव करती है, इसलिए वो प्रोसेस हो पा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नेचर में हो पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे मुझे बताना।
बस उसका एग्जांपल, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल ना। नीचे लाइन में लिखेंगे, द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर अ प्रोसेस टू अकर, द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर अ प्रोसेस टू अकर, एक प्रोसेस के होने की ओवरऑल टेंडेंसी, the overall tendency for a process to occur depends upon the resultant of depends upon the resultant of two driving forces two driving forces फुल सॉल्व लिखेंगे, the force which is responsible for the force which is responsible for the force which is responsible for the spontaneity of a process, for the spontaneity of a process, तो 3 होता है या फिर 5 होगा, अभी तो मैं बोला था ये कॉमा है, 5 पॉइंट नहीं है वो, 3 ही बस लिखो ना, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, और ये इनके वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे हो? यही तो बस कॉपी करना है आपको, जो लास्ट में लिखा हुआ है यहां तक का पूरा कॉपी करके ये हो गया, और इनको कॉपी करके ये लिखोगे तो ये हो जाएगा पूरा। ये गलत ही लिखो ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, इसके पास 3 4 5, इसके पास 6 7 8, और फिर इन्हीं को तो 8 से माइनस किया तो 8 माइनस 5 3 आया, 8 माइनस 6 2 आया, 8 माइनस 7 1 आया, 8 माइनस 8 0 आया। ठीक है, और सो कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखे हो, 2,8,7 ये 6, और ये 2,8,8। हाँ, the force which is responsible for the spontaneity of a process is called the driving force, ए और बी करके लिखेंगे, पहला लिखो फर्स्ट, ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, इसमें हाइफन डाल के लिखिए, in order to acquire maximum stability, in order to acquire maximum stability, in order to acquire maximum stability, every system tends to have minimum energy, every system tends to have minimum energy, every system tends to have minimum energy. In terms of chemical reaction, we can say that in terms of chemical reaction, we can say that in terms of chemical reaction, we can say that tendency to acquire minimum energy, tendency to acquire minimum energy is achieved by releasing energy, is achieved by releasing energy. That is an exothermic process. That is an exothermic reaction, लिख लेना. That is an exothermic reaction. Exothermic reaction. देखो, एटम्स के पास पहले से एनर्जी थी, अब वो कंपाउंड बने तो उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी, तब तो बोलेंगे ना टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस टाइप के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी का मतलब है, ये वो बता रहा है कि क्यों हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यही तो हो रहा है, उनके पास पहले एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट बनने के बाद उन्होंने अपनी एक्सेस एनर्जी रिलीज कर दी, और यही होता है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि एंडोथर्मिक नहीं होते, क्योंकि एंडोथर्मिक तो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तो एनर्जी कम नहीं हो रही ना। इससे तो अपन दो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हमारे ड्राइविंग फोर्स दो हैं। अगर आप सिर्फ इसी को अकेला ड्राइविंग फोर्स बोलोगे तो इसका मतलब तो एंडोथर्मिक प्रोसेस तो होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वहां तो एनर्जी कम नहीं हो रही ना,
यहां एनर्जी कम होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, जब ए और बी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उन्होंने साथ में कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, यानी कि अब उनकी एनर्जी कम हो गई है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। करेक्ट। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का कारण आपको समझ में आ गया, बिकॉज उनके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है कि वो चाहते हैं कि वो कम एनर्जी में आ जाए, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। बट दैट डजंट मीन कि इसके कारण एंडोथर्मिक रिएक्शन होने ही नहीं चाहिए। हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स और है, वो है हमारा रैंडमनेस का बढ़ना। तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ रही होगी। मतलब दोनों में से कोई एक चीज तो होना चाहिए। इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया एंड रैंडमनेस का बढ़ना इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तभी अपन ने ऊपर लिखा कि दोनों का रिजल्टेंट इज द क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस टू अकर। या तो ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा या तो वो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन को होने के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। दोनों में अगर दोनों ही ऑपोजिशन में है, मतलब एक प्रोसेस में होने के बाद एनर्जी कम भी नहीं हो रही है ना रैंडमनेस बढ़ रही है, तो वो प्रोसेसेस नहीं होंगे, वो प्रोसेसेस नहीं होंगे, यानी कि वो कहलाएंगे हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, हेंस हेंस we can conclude that hence we can conclude that a tendency to attain minimum energy, a tendency to attain minimum energy, a tendency to attain minimum energy, that is a negative value of enthalpy, that is a negative value of enthalpy, that is a negative value of enthalpy, might be responsible for a process to be spontaneous, might be responsible for a process to be spontaneous. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव है और डेल एच का वैल्यू 0 है, वो प्रोसेस नेचर में नहीं होते, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, है ना। अभी हमने सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के होने का कारण बताया है कि उन रिएक्शंस में ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, दैट इज व्हाई वो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो प्रोसेसेस हो रहे हैं। पर ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिसमें डेल एच नेगेटिव नहीं है, डेल एच पॉजिटिव है या 0 है, बट दीज प्रोसेसेस आल्सो अकर इन द नेचर। ठीक है, ओके। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बी, टेंडेंसी टू एक्वायर maximum randomness, tendency to acquire maximum randomness, tendency to acquire maximum randomness. It is the second factor which drives the process, it is the second factor which drives the process, it is the second factor which drives the process, that is which is responsible for the spontaneity of the process, that is which is responsible for the spontaneity of a process. Spontaneity of the process. एक एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल करके लिखो, स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक, स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक, spreading of a drop of ink in a beaker filled with water, spreading of a drop of ink in a beaker filled with water. वैभवी, ये एग्जांपल का मीनिंग समझाओ तो क्या हो रहा है।
वाटर ड्रॉप है, मतलब हिंदी में समझाओ। ऐसा अपन कर सकते हैं क्या, ये वाला ये प्रोसेस अपन कर सकते हैं? बीकर में डालना है, पानी में नहीं डालना? तो बीकर में पानी है, उसमें एक बूंद इंक डालेंगे तो क्या होगा? वो अपने आप फैल जाएगी ना। अरे ये भी तो एक प्रोसेस हो रहा है। जहां पे आपका सिस्टम क्या है, व्हाट इज योर सिस्टम हियर? अरे सिस्टम क्या है आपका यहाँ पर? वो बीकर, वो बीकर जिसमें पानी है, जिसमें इंक स्प्रेड हो रही है, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। जिसमें इंक के एक ड्रॉप डालने पर इंक कैसे स्प्रेड हो गई और पूरे पानी में, पूरे पानी को नीला कर दिया उसने। यानी यहाँ क्या हुआ है, रैंडमनेस बढ़ी है, क्योंकि एक ड्रॉप इंक जैसी अंदर गई वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगी, स्प्रेड होने लगी, जिससे पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, नीला हो गया। तो आपको लग रहा है एक्चुअली यही इंक बॉटल है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं ना। ये प्रोसेस में आपका डेल एच कुछ भी नहीं हुआ, जीरो है ये। कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, कोई हीट रिलीज नहीं हुआ है, तभी तो डेल एच जीरो होगा ना। डेल एच का मतलब क्या है? HP माइनस HR इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है, माइनस करने पर जीरो। तो इस प्रोसेस में तो डेल एच जीरो आ रहा है, ना नेगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, तब भी ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों हुआ? बिकॉज रैंडमनेस बढ़ी। इंक की ड्रॉप चाहती थी कि वो और रैंडम हो जाए, है ना। कोई भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहेगा, सब कोई फैलना चाहते हैं, राइट। तो ये भी फैल गया, इंक ड्रॉप फैल गई, रैंडमनेस बढ़ी, इसलिए प्रोसेस हुआ, जबकि इस प्रोसेस में डेल एच का वैल्यू नेगेटिव नहीं था। क्लियर है ये? तो क्या लिखे? स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर is a spontaneous process, is a spontaneous process for which del h is equals to zero, for which del h is equals to zero, for which del h is equals to zero. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, evaporation of water takes place because, evaporation of water takes place because, evaporation of water takes place because the gaseous water molecules are more random, the gaseous water molecules are more random than the liquid water molecules. Gaseous water molecules are more random than the liquid water molecules. तो इवेपोरेशन भी इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भी रैंडमनेस बढ़ी है। वाटर पहले लिक्विड था, लेस रैंडम, इवेपोरेशन होने के बाद गैस बन गया, वाटर वेपर बन गया, मोर रैंडम। तो ये प्रोसेस क्यों हुआ? बिकॉज वाटर की टेंडेंसी थी रैंडमनेस बढ़ाने की। ठीक है, तो एक लाइन और लिखना इसी एग्जांपल में। द प्रोसेस इज दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस as it is accompanied by increase of randomness, as it is accompanied by increase of randomness, as it is accompanied by increase of randomness। ठीक है, तो चलो वो एनर्जी वाला कंसेप्ट तो हमको पता है। डेल एच पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी की तरफ नहीं जा रहा है, डेल एच नेगेटिव होने का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो इससे अपन एक्सोथर्मिक को तो प्रूव कर सकते हैं और कर भी दिए कि एक्सोथर्मिक क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जो दूसरा फैक्टर है रैंडमनेस, हमने रैंडमनेस समझ तो लिया, बट उसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए अपन को अगली फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, हेड डालेंगे एंट्रोपी। नेक्स्ट हेड डालेंगे एंट्रोपी। हाँ, उसका भी यही रीजन होगा कि आपका सॉलिड था, उससे वो गैसियस बन गया, क्योंकि गैस की रैंडमनेस सॉलिड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता ही है ना, मतलब वो तो जो चीज नेचर में हो रही है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, एंट्रोपी,
तो एंट्रोपी इज दी एक्चुअली मेजरमेंट है ना, उसका मेजरमेंट है, रैंडमनेस का मेजरमेंट है एंट्रोपी। जैसे हीट कंटेंट का मेजरमेंट था एंथैल्पी, वैसे ही प्रोसेस के रैंडमनेस का मेजरमेंट है एंट्रोपी। हाइफन डाल के लिखो इसमें, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी में लिखे हो वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डर ना, डिसऑर्डर नहीं ना, ये तो नहीं लिख रहे हो ना, डिसऑर्डर। डिस बोला ना, मैं डिस सुना बोला, लिख दी थी क्या वही? हाँ, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, फुल स्टॉप। द ग्रेटर द रैंडमनेस, द ग्रेटर द रैंडमनेस, the greater the randomness, the higher is the entropy. The greater the randomness, the higher is the entropy. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे the order of randomness, the order of randomness, the order of randomness or entropy of a solid, liquid and gas is the order of randomness or entropy of solid, liquid and gas is, कैसा ऑर्डर होगा तीनों के बीच में रैंडमनेस का? सबसे ज्यादा गैस। तो लिखो ना ऑर्डर, कैसे लिखो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले क्या आएगा? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना मैंने। और यहां वो क्या लगाऊं, ऐसा वाला कि ऐसा वाला? दोनों ऐसा ऐसा बोल दिया ना, ऐसा वाला कि वैसा वाला? हाँ, ऐसा वाला ना, नीचे वाले को तो मैंने वैसा वाला बोला था, तो ऐसा वाला। ठीक है, रैंडमनेस और एंट्रोपी का सेम, क्योंकि रैंडमनेस और एंट्रोपी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ग्रेटर दी रैंडमनेस ग्रेटर दी एंट्रोपी, तो उनका ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखना, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जैसे हमने एंथैल्पी को किससे डिनोट किया था? एंथैल्पी को एच, कैपिटल एच, ये हो रहा है कैपिटल एस। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक, ठीक है, जाओ। हाँ चलो नीचे लिखेंगे, like internal energy and enthalpy, like internal energy and enthalpy, like internal energy and enthalpy, वो दोनों स्टेट फंक्शन थे ना। स्टेट फंक्शन मतलब, हाँ, जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। तो लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। और दूसरा किस टाइप का फंक्शन था? पाथ फंक्शन, जो पाथ पे भी डिपेंड करे कि आप वहां तक कैसे पहुंचाए हो। जैसे वर्क इज अ पाथ फंक्शन, है ना, बट एंथैल्पी, एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन होती है, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी कि अभी का स्टेट क्या है, बाद का स्टेट क्या होगा, वहां तक कैसे पहुंचे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, फुल स्टॉप। द चेंज इन इट्स वैल्यू, द चेंज इन इट्स वैल्यू, द चेंज इन इट्स वैल्यू, द चेंज इन इट्स वैल्यू during a process is called, the change in its value during a process is called, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, और बोलेंगे क्या नाम? जैसे डेल यू था, जैसे डेल एच था, तो अब डेल एच भी होगा। इसको क्या नाम बोलते थे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज चेंज इन एंथैल्पी
तो दिस विल बी चेंज इन एंट्रोपी डिनोटेड बाय डेल एस. लिख लो. द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज, represented by del S, represented by del S. और निकालेंगे कैसे इसको? del S will be equal to, हाँ फाइनल S2 माइनस, सब वैसे तो कहते हैं U2 माइनस U1, H2 माइनस H1, है ना? तो ये S2 माइनस S1. और एक और अपन ने इसमें क्या किया था रिएक्शन के लिए? समेशन ऑफ, लिखे थे ना, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट. सो सेम यहां भी हो जाएगा. तो उसको एक और लिख लोगे, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स. ठीक है. तो ये तो अब बात होगी. अभी तक हम क्वालिटेटिव मीनिंग पढ़ रहे थे. क्वालिटेटिव मतलब अब समझ रहे थे कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस मेजर करेगा. इसका क्वांटिटेटिव मीनिंग भी समझते हैं. मैथमेटिकली अपन, जैसे अपन ने एच को लिखा था ना, एच वाज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये उसका क्वांटिटेटिव मीनिंग हुआ. और क्वालिटेटिव मीनिंग का मतलब क्या बोल रहे थे कि इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोसेस. बट वो निकालोगे कैसे? बोल तो दिए. मैथमेटिकली ये होगा ना उसका फॉर्मूला कि आप इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन ऐड कर दोगे तब आएगा हीट कंटेंट ऑफ द प्रोसेस, राइट? तो वैसे ही एंट्रोपी का भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे आप मैथमेटिकली वैल्यू तो बता पाओ कि इतना एंट्रोपी है, इतना रैंडमनेस है. ठीक है. एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, ये उसकी क्वालिटेटिव मीनिंग है, उसका मतलब है ये. समझ रहे? जैसे आप लोग मोमेंटम पढ़ते हो तो मोमेंटम का मतलब होता है कि इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना मोशन भरा हुआ है ना? पर निकालने के लिए तो फॉर्मूला चाहिए ना, m इंटू वी, है ना? तो वो हो गया क्वांटिटेटिव मीनिंग. और मोशन कंटेंट इन द बॉडी इज द क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ मोमेंटम. ठीक है. चलो इसका भी क्वांटिटेटिव मीनिंग लिखते हैं, नीचे लिखना. क्वांटिटेटिवली द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, quantitatively the degree of disorder, quantitatively the degree यानी कि उसकी वो पहचाना चाह रहे हैं कि कितना वैल्यू है डिसऑर्डर का. द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, that is the expression for the entropy change, that is the expression for the entropy change may be derived as follows, may be derived as follows, may be derived as follows, may be derived as follows. दो पॉइंट लिख करके इसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे. लिखो पहला पॉइंट, व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना. वही इवेपोरेशन में तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना सिस्टम, तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैसेस बन गए, यानी कि रैंडमनेस बढ़ गई. मतलब जितनी हीट दोगे उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी, हाँ या ना? अगर आप इवेपोरेशन को ऐसी रूम टेम्परेचर में करने के लिए छोड़ दोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, बट धीरे धीरे बढ़ेगी. वही अगर आपने बॉइलिंग कर दिया तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. कहने का मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. उसका कारण है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना. हीट देने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो दे बिकम रैंडम. ठीक है. तो वही लिख रहे हैं अपन, व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, when a system absorbs heat the molecules start moving faster because ke increases. समझ जाओगे ना? हाँ. किसी को डाउट लग रहा है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगी, तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेना कहीं ना कहीं ना भाई, वरना के की बोल दोगे आप उसको. ये की कहां से आ गया हिंदी वर्ड? तो क्या लिखे? बिकॉज के इंक्रीजेस हेंस डिसऑर्डर इंक्रीजेस, हेंस डिसऑर्डर इंक्रीजेस, हेंस डिसऑर्डर इंक्रीजेस. तो इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या हुआ? फुल स्टॉप के लिखना, मोर द हीट एब्जॉर्ब्ड, मोर द हीट एब्जॉर्ब्ड ग्रेटर इज द डिसऑर्डर, greater is the disorder.
ग्रेटर इज द डिसऑर्डर। ठीक है, सेकेंड फैक्टर, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। ये दो पॉइंट के कंक्लूड करके अपन फॉर्मूला बनाने वाले। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि डेल एस के साथ क्यू जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब न्यूमरेटर में आपका क्यू आएगा फॉर्मूले में। जितना ज्यादा हीट दोगे एंट्रोपी चेंज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, for the same amount of heat absorbed, for the same amount of heat absorbed at low temperature, for the same amount of heat absorbed at low temperature, the disorder is more than at higher temperature. The disorder is more than at higher temperature. The disorder is more than at higher temperature. मतलब टेम्परेचर लो में डिसऑर्डर ज्यादा होता है बोल रहे हैं, और टेम्परेचर हाई में डिसऑर्डर कम होता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं अपन कि एक बॉडी को अपन ने लो टेम्परेचर पे रखा है, दूसरी बॉडी को हाई टेम्परेचर पे, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। देखो हाई टेम्परेचर वाला पहले से ही रैंडम है, तो उसमें रैंडमनेस का ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट जो लो टेम्परेचर में उसके पास तो पूरा अभी टेम्परेचर बढ़ने का स्कोप है ना, तो वो टेम्परेचर बढ़ा करके उसकी रैंडमनेस बहुत तेजी से बढ़ेगी इन कंपैरिजन। ये तो पहले से रैंडम है, ये और कितना रैंडम होगा, पर ये अभी तो एकदम मिनिमम रैंडमनेस में लो टेम्परेचर पे है। अब इसका टेम्परेचर आप धीरे धीरे हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर और हाई होने वाला, राइट। तो इसमें ज्यादा रैंडमनेस आने वाली है इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लो टेम्परेचर ज्यादा रैंडमनेस, हाई टेम्परेचर लो रैंडमनेस, चेंज इन रैंडमनेस। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, फिर फॉर्मूला लिखना नीचे। फुल स्टॉप। दिस शोज दैट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। This shows that entropy change is inversely proportional to temperature. This shows that entropy change is inversely proportional to temperature. तो फॉर्मूला लिखेंगे डेल एस इज इक्वल्स टू, आप यहां पे क्यू रिवर्सिबल लिखना अगर अपना प्रोसेस रिवर्सिबल है। हमने बात की थी ना वो सैंड वाला एग्जांपल, आपको याद है? एक दाना सैंड का हटा रहे थे तो एक्सपेंशन हो गया था, वापस डालने पर कंप्रेशन हो गया था। तो उस टाइप के प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस बोले थे। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, हीट अपॉन टेम्परेचर। नीचे डेफिनेशन लिखो डेल एस की। एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज दी, एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज दी, entropy change is defined as the amount of heat absorbed isothermally and reversibly, isothermally and reversibly, divided by the temperature, divided by the temperature। isothermally मतलब अपन ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया है ना। divided by the temperature at which heat is absorbed, divided by the temperature at which heat is absorbed, at which the heat is absorbed। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? हाँ लिख लो नीचे, यूनिट इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, या कैलोरीज भी हो सकता है ना, अपन ने हीट का यूनिट एक कैलोरी भी पढ़ा है ना, कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। ठीक है, कैलोरी पर केल्विन, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल्स? हाँ 4.19 बोलते हैं उसको, 4.2 बोल सकते हैं, 4.2 जूल्स। ठीक है, चलो यूनिट हो गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो एक क्वेश्चन।
predict in which of the following predict in which of the following predict in which of the following entropy increases or decreases. Entropy increases or decreases. Predict in which of the following entropy increases or decreases. First लिखना. First, a liquid crystallizes into a solid. A liquid crystallizes into a solid. Second लिखो. Temperature of a crystalline solid. Temperature of a crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin. Temperature of a crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin. थर्ड एक रिएक्शन दिया हुआ है. 2NaHCO3 सॉलिड हीट करने पर डिकम्पोज होगा Na2CO3 पे एंड CO2 एंड H2O. एंड लास्ट फोर्थ, H2 गैसियस से 2H गैसियस. ये क्या प्रोसेस हो रहा है? एटमाइजेशन. अपन को यहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे. डेल नहीं, सब्लिमेशन कहां से आ गया? दोनों तो जी है ना. सब्लिमेशन तो सॉलिड टू जी होगा ना, एस टू जी. नहीं, यहाँ फॉर्मेशन कहां हो रहा है? किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? लैटिस क्यों आगे भैया? ये लैटिस है क्या? सही जा रहा है, पर लैटिस नहीं है. ये क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी है. ये क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी. अरे इनकी बॉन्ड टूटेगी तब तो ये अलग होंगे ना, है ना. तो मैंने बताया था कि बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप की बोल सकते हो आप, एक लैटिस के लिए और एक कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए. देखो दोनों में बॉन्ड तोड़ना है ना, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी. कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, और आयनिक बॉन्ड के लिए अपन लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर लैटिस जैसा होता है, क्रिस्टल लैटिस, इसलिए नाम पड़ गया लैटिस एंथैल्पी. और यहां तो अपन प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं ना, दिखाते कि नहीं अपन कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे लाइन से. कभी भी हमने NaCl के बीच में ऐसे लाइन नहीं बनाई. ये आयनिक बॉन्ड को अपन ऐसे लाइन से शो नहीं करते हैं, है ना. आयनिक बॉन्ड को सीधा अपन ऐसे बना देते हैं आयनिक कंपाउंड को, बट अगर अपन कोवेलेंट कंपाउंड बनाए तो अपन ऐसे लाइन शो करते हैं, बॉन्ड शो करते हैं. तो वो बॉन्ड को तोड़ना है तो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा. तो यहाँ पे भी तो H और H के बीच में बॉन्ड है ना, जिसको तोड़े तब तो H और H अलग होकर के 2H बने. तो एटमाइजेशन बोल लो या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है इस केस में. ठीक है, चलो हाँ, चलो बताइए चारों प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है. किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, किसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या हो रही है? इंक्रीज. फर्स्ट में डिक्रीज. बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार, देखो क्या बोल रहा है वो. अपन ने ये ऑर्डर लिखा है ना, इससे समझ में आ जाएगा आपको. सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है लिक्विड से, लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है गैस से. तो उसके हिसाब से पहले वाले में क्या हो रहा है देखो, एक लिक्विड सॉलिड बन रहा है. लिक्विड सॉलिड बनना मतलब एंट्रोपी कम होना. लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है, तो यहां पे आपका एंट्रोपी क्या हुआ? डिक्रीज. और एंट्रोपी डिक्रीज होता है तो डेल एस का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? एंट्रोपी डिक्रीज हुआ ना, मतलब एक लिक्विड सॉलिड बन गया, तो इसकी एंट्रोपी S1 होगी, इसकी एंट्रोपी S2 होगी. डेल एस निकालने के लिए आप
S2 माइनस S1 करोगे और ये कम है ये ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो डेल एस क्या लिखे, डिक्रीजेस लिखना फर्स्ट वाले में और एक कॉमा लगा के लिख भी देना। हाँ हाँ रैंडमनेस ज्यादा, एग्जैक्टली अभी तो बोले ना कि रैंडमनेस जिसकी ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा। एंट्रोपी रैंडमनेस को नापने के लिए तो यूज कर रहे हैं वर्ड, वरना एंट्रोपी क्यों पढ़ते अपन। एंट्रोपी पढ़ी इसलिए रहे ताकि अपन उस चीज की रैंडमनेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सके, ठीक है। हाँ तो यहां आप वो भी लिख लेना साइन भी, दैट इज डेल एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव। डेल एस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। हाँ चलो अगला, बाकी तीनों में देखो क्या हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है, सॉरी सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, आपने एक सॉलिड को उसका टेम्परेचर रेस किया 0 केल्विन से 115 केल्विन पे लेके चले गए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, है तो इस केस में हमारा रैंडमनेस बढ़ने वाला है, राइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, या फिर आप यहां भी लिख सकते हो डेल एस इज पॉजिटिव, डेल एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगले वाले में देखो रिएक्शन दिया था ना अगले वाले में कि ये सॉलिड है और देखो गैसियस प्रोडक्ट बने कि नहीं बने, तो सॉलिड से गैस में जा रहे हो आप, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, तो ये भी आपका क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीजेस। और आखिरी में तो दोनों गैस ही थे, तो यहां कैसे बोल सकते हो इंक्रीज हो रही है, वाई भी सेड इंक्रीज हो रही है रैंडमनेस। अब बोले ना कि पहले वाले को छोड़ के बाकी तीनों में इंक्रीज हो रही है, तो यहां क्यों बोल रहे हैं ये भी गैस है ये भी गैस है, तो क्यों रैंडमनेस बढ़ी, सही है बढ़ रही है पर क्यों। आप ये बोलो कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, यहां पे कितनी मोल गैस थी, यहां पे कितने मोल एटम है, नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ेगी। हाँ वही बोल सकते हैं, ठीक है हीट दे रहे हैं, बट मेन रीजन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का बढ़ना भी है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, स्पॉन्टिनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, स्पॉन्टिनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, स्पॉन्टिनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। अगर आप सिर्फ एंट्रोपी के टर्म्स में स्पॉन्टिनिटी डिफाइन करना चाहोगे कि स्पॉन्टिनिटी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी एंट्रोपी चेंज को देख करके बस, तो उस हिसाब से अभी हमने क्या पढ़ा था, दो ड्राइविंग फोर्स में रैंडमनेस वाला ड्राइविंग फोर्स क्या था, टेंडेंसी टू इंक्रीज रैंडमनेस, तभी वो प्रोसेस हो रहा है ना। तो उस हिसाब से डेल एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस के लिए जिसकी टेंडेंसी है रैंडमनेस बढ़ने की, उसके लिए डेल एस क्या होना चाहिए। अरे अभी तो पीछे देखिए अपन, जिसमें मैंने आपको जिसमें आपने कहा कि रैंडमनेस डिक्रीज होगी, मैंने कहा ना कि डेल एच शुड बी नेगेटिव, मैं कहां लिखा था वो चीज, मैं नहीं लिखा गया यहाँ पे, यहां लिख रहा था हाँ। कि जिसमें आपकी रैंडमनेस कम हुई है, डेल एच डिक्रीज हुआ है, वहां पे आप क्या बोले कि डेल एच शुड बी नेगेटिव, और टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस का मतलब ये हुआ कि डेल एच शुड बी पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप बोलोगे द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल एस नेगेटिव हुआ तो आप बोलोगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल एस 0 हुआ तो फिर एक केस बनता है, अगर देखो प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो अपन लिख दिए हैं, और एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम, क्या होता है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ता। मैं आपको बीच में एक दिन इक्विलिब्रियम समझाया भी था थोड़ा सा ना, कि एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहे हैं, रिएक्टेंट कम भी नहीं हो रहा है, पर हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि रिएक्शन रुका हुआ है, क्योंकि प्रोसेस तो हो रहा है, बट हो क्या रहा है, जब तक ए और बी रिएक्टेंट मिल करके सी और डी बना रहे हैं, उतनी ही देर में सी और डी मिल करके ए और बी फिर से बना दे रहे हैं, तो ना ये कम हो रहे हैं ना ये बढ़ रहे हैं, पर प्रोसेस तो चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, पर कोई भी चीज बढ़ती हुई या घटती हुई हमें दिख नहीं रही है, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम, ना वो चल रहा है ना वो बंद हुआ है, तो उस टाइप के प्रोसेस क्या बोलेंगे, द प्रोसेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। समझ रहे ना, तो ये हमारी तीन कंडीशन होती है एंट्रोपी की टू डिफाइन स्पॉन्टेनिटी, बट ये सही नहीं है ना, ये कंप्लीटली सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो आप जो पीछे प्रोसेस लिखी हो फर्स्ट वाला जिसमें डिक्रीज हो रही थी एंट्रोपी, वो भी तो प्रोसेस हो रहा है ना,
एक लिक्विड सॉलिड में क्रिस्टलाइज होता है भाई, अ लिक्विड कैन बी क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। आप गर्म करके छोड़ दो ठंडा होने के लिए, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। हम जैसे शक्कर का बूरा बनाते हैं ना, तो शक्कर को बहुत सारा पानी में घोल देते हैं गर्म करके, एकदम सुपर सैचुरेटेड बना करके, बहुत ज्यादा सॉलिड उसमें डिसॉल्व करके गर्म चाशनी बनाते हैं जब, तो बहुत ज्यादा पानी में बहुत ज्यादा शक्कर डाल देते हैं, और वो ठंडे पानी में नहीं बनेगा। चाशनी कब बनती है? गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी बहुत ज्यादा शक्कर को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। पर जैसे ही वो चाशनी धीरे से ठंडी होती है, तो कुछ शक्कर वापस से क्रिस्टलाइज हो जाती है। यही तो हुआ, लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। देख तो ना, जब एक व्हाइट व्हाइट जो लेयर आ जाती है उसके ऊपर, जैसे वो गुलाब जामुन खाते हैं अपन, तो गुलाब जामुन में जब ठंडा होता है गुलाब जामुन, तो उसमें सफेद सफेद ऊपर आ जाता है, तो वो फफूंद नहीं है ना, वो एक्चुअली जो चाशनी थी ना, जो लिक्विड थी, वो ठंडी होने के बाद जम गई, क्रिस्टलाइज हो गई, तो वो शक्कर के दाने बन गए छोटे छोटे से। तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो रैंडमनेस कम हुई है, यानी कि यहाँ तो डेल एस नेगेटिव है, तो आप इसको नॉन स्पॉन्टेनियस थोड़ा बोलोगे। तो ये एक अकेला क्राइटेरिया बस बता रहे हैं अपन अभी सिर्फ स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी से कंपेयर कर रहे हैं या एंट्रोपी से डिफाइन कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, है ना। अभी अपन एक और फैक्टर पढ़ेंगे, एनर्जी फैक्टर भी तो होता है ना भाई एक चीज, एंथैल्पी एनर्जी, तो उसको मिला करके अपन फाइनल क्राइटेरिया बनाएंगे स्पॉन्टेनिटी का। अभी ये करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, ये बस कौन से क्राइटेरिया को, मतलब किस चीज के बारे में बता रहा है ये, कि अगर आपको एंट्रोपी के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, पर ये करेक्ट नहीं है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है ये चीज, ठीक है। ओके, क्या लिखे आप लोग? स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, नीचे लिखना, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम्स, for spontaneous processes in the isolated system, for spontaneous processes in the isolated systems, the entropy change is positive. The entropy change is positive. The entropy change is positive. Also for a system which are non-isolated, also for a system which are not isolated, also for a system which are not isolated, आइसोलेटेड का मतलब क्या था? आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज, तीन टाइप के सिस्टम पढ़े थे ना अपन। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है वो ओपन सिस्टम, जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। जैसे वो जो इंक ड्रॉप वाला है ना, उसमें आप ये बोल सकते हो कि वो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि एक ड्रॉप इंक गया, पानी में फैल गया, खत्म हो गया प्रोसेस। ये सिस्टम हमारा क्या है? एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एक और एग्जांपल से, आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक इस टाइप का एक सिस्टम बना हुआ है, दो बल्ब हैं और बीच में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। इस बल्ब में गैस नंबर 1 है, इस बल्ब में गैस नंबर 2 है। ये सब उस गैस के मॉलिक्यूल है, गैस नंबर 1 के, ये गैस नंबर 2 के मॉलिक्यूल है। जैसे ही आपने ये स्टॉप कॉक हटा दिया तो क्या होगा? दोनों गैस मिक्स होंगे, बिकॉज डिफ्यूजन होता है गैसेस में, दे विल मिक्स विथ ईच अदर, और रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, उससे बाहर की दुनिया को कोई मतलब नहीं है, ना इनको मतलब है बाहर की दुनिया से। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी जो भी एंट्रोपी चेंज हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, पहले एंट्रोपी कम थी, स्टॉप कॉक खुलने के बाद एंट्रोपी बढ़ गई है, डेल एस इज पॉजिटिव, डेल एस इज पॉजिटिव। पहले वो बीकर में इंक ड्रॉप एक बूंद बन के गया, एंट्रोपी इज S1, फैलने के बाद एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी इज S2, S2 माइनस S1 इज अगेन पॉजिटिव। तो दोनों सिस्टम में अपन ने क्या बोला? डेल एस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं नीचे? ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, वो आइसोलेटेड नहीं है, यानी कि वो या तो क्लोज सिस्टम है या तो ओपन सिस्टम है। जैसे एक चाय का कप जो ठंडा हुआ, उसकी भी तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई है ना, है ना, मतलब उसने हीट लूज की है, पर आसपास की गैस तो गर्म हो गई ना, हवा, क्योंकि उसकी जो हीट निकली है वो आजू बाजू के सराउंडिंग को गर्म करी है,
तो यहां पे आप ये बोलोगे कि सिस्टम की एंट्रोपी और आपके सराउंडिंग की एंट्रोपी मिला करके पॉजिटिव है, क्योंकि अकेले सिस्टम की एंट्रोपी तो डिक्रीज हुई है नो डाउट, पर उसके कारण हमारे सराउंडिंग की तो एंट्रोपी बढ़ गई ना। अरे एक की डिक्रीज हुई है पर दूसरे की तो बढ़ी है, ओवरऑल सम विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नीचे लिखना, फॉर अ सिस्टम विच आर नॉट आइसोलेटेड, the total entropy change of the system and the surrounding, for the system which are not isolated, the total entropy change of the system and the surrounding must be positive. The total entropy change of the system and the surrounding must be positive. That is del S total, जिसको अपन और भी नाम दे सकते हैं del S universe, which is nothing but the sum of del S system plus del S surrounding should be greater than 0. ठीक है, ठीक है, निशान में लिखना, for a system in equilibrium, for a system in equilibrium, या फॉर अ प्रोसेस भी लिख सकते हो, फॉर अ प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, del S is equals to 0, del S is equals to 0, and for a non-spontaneous process, and for a non-spontaneous process, for a non-spontaneous process, del S total less than 0, del S total less than 0, या नेगेटिव लिख सकते हैं, that is the direct process is non-spontaneous, that is the direct process is non-spontaneous, that is the direct process is non-spontaneous, whereas the reverse process may be spontaneous, whereas the reverse process may be spontaneous, whereas the reverse process may be spontaneous. ठीक है, मतलब जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है उसका रिवर्स तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना, मतलब पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर से तो नीचे आता है, मतलब नीचे से ऊपर वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट उसका उल्टा रिवर्स यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, हैंग डाल के छोड़ दो। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलो स्टेटमेंट लिख भी लेते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट है इसके। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाइफन डाल के लिखो, इट स्टेट्स दैट, it states that, it states that the entropy of the universe is continuously increasing, the entropy of the universe is continuously increasing, the entropy of the universe is, क्योंकि अपन बोला ना ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमेशा बढ़ते रहेगी, इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और एक और स्टेटमेंट लिखना, और करके, और दूसरा स्टेटमेंट, all spontaneous processes are accompanied by, all spontaneous processes are accompanied by all spontaneous processes are accompanied by a net increase of entropy, a net increase of entropy,
a net increase of entropy. That is for all the spontaneous processes. That is for all the spontaneous processes. That is for all the spontaneous processes. The total entropy change is positive. That is for all the spontaneous processes. The total entropy change is positive. एक और लिखो, और करके एक और. Without the help of an external agency, without the help of an external agency, without the help of an external agency, a spontaneous process cannot be reversed. Without the help of external agency, a spontaneous process cannot be reversed. जैसे एक पानी ऊपर से नीचे तो आ गया, बट नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो सकती है? हमारी मोटर. हम घरों में चढ़ाते हैं ना पानी, बोर तो नीचे ही है, उससे पानी टंकी में चढ़ता है कि नहीं? वो तो अप हिल हो गया ना पानी, पर वो कैसे चढ़ा? एक एक्सटर्नल एजेंसी, एक इलेक्ट्रिक मोटर आपको नीचे लगानी पड़ी, जो पानी को पंप करके ऊपर टंकी में चढ़ा रही है. फिर आप नल चालू करोगे तो फिर तो नीचे ही आएगा पानी, वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट नीचे से ऊपर जाना था तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था ना. तो आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी को उसको स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकते उसके बिना. ठीक है, ये हमारे 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं. सेकंड लॉ के लिए नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ दो. गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारा लास्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा. गिब्स फ्री एनर्जी, GIBBS, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना. ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू.